गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से कंसेप्चुअल चैप्टर है। यानी बहुत सारे वैसे वर्क करने होंगे जैसे लगेगा आपको कि ये फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर आपको ये लगेगा कि जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, इस चैप्टर में भी वो सारा कुछ करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ रखना पड़ेगा। जो वर्क देंगे उसको आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से कंसेप्चुअल चैप्टर है। इनऑर्गेनिक होते हुए भी जनरली इनऑर्गेनिक का चैप्टर पूरी तरह से थ्योरेटिकल होता है। जैसे इसका सिलेबस आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका नोट्स आप ऑलरेडी अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे। इसके सिलेबस में देखो, इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में बात करेंगे हम लोग कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसे हैं। इसके बाद वर्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी, डबल साल्ट यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट के बीच में रिलेशन आएगा, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स होगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ऊपर में यहाँ से यहाँ तक जो भी पार्ट है वो तभी समझ में आएगा जब सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यानी कि सारे टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्लास में। और यहाँ पर ऑनलाइन का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर कोई टॉपिक का रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो 2 बार 3 बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। क्लास में ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है। वहाँ पर अगर कहीं डाउट होता है तो आप पूछते हो तो टीचर सिर्फ उस पार्टिकुलर टॉपिक को ही एक्सप्लेन करते हैं फिर दोबारा। लेकिन यहाँ तो आपके पास में ऑप्शन है कि बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। वहाँ पर तो ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसको रिपीट करके भी देखोगे। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फॉर्मुलेशन, ये सारा टर्म आपको ऑर्गेनिक के जैसा दिख रहा होगा। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप पढ़े होंगे, उसी से मिलता जुलता यहाँ पर है, लेकिन ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बिल्कुल नया है आपके लिए। और फिर लास्ट का ये 3 छोटा छोटा टॉपिक है, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आते हैं इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफिनेशन दिया हुआ है, इसको पहले समझते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये टर्म आपका जाना हुआ है, उससे मिलकर के बना हुआ है। यानी ये कहा गया कि वैसे कंपाउंड जहां लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हों, वैसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। यानी जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वन एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड अदर एटम हैज डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उन्हें लिगेंड कहा जाता है, और जिनके पास डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल का रोल प्ले करते हैं, यानी सेंट्रल मेटल के बीच में। कुछ एक और बुक वगैरह में आप डेफिनेशन देखोगे तो वहां दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इट इज द कंपाउंड इन विच मेटल शोज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। वो पार्ट भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि कोऑर्डिनेशन टर्म यूज हुआ है तो मेरे समझ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सप्लेन करना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इंक्लूड करना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये यहाँ पर इसके डेफिनेशन वाले पार्ट में है। कंपाउंड्स अलग से ही दिख जाता है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके फार्मूला को देख करके। जैसे यहाँ देखो एक एग्जांपल में K4FeCN6 दिया हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है। यहाँ से ही लग रहा है कि अच्छा ये कुछ अलग कंपाउंड है, क्योंकि बाकी का जो भी आप फार्मूला देखते थे वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज तो नहीं ही होता था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कई नेचुरल सब्सटेंसेस में भी पाया जाता है, जैसे इस जगह पर डिस्कस किए हैं, और ये वाला पॉइंट बोर्ड में पूछा हुआ है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो कॉमन है, आपके दिमाग में भी होगा। हीमोग्लोबिन में आयरन के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, आयरन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। बाकी का क्लोरोफिल हो गया, विटामिन B12 हो गया, और इन सब में मैग्नीशियम और कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, एक सेट में पूछा गया था कि क्लोरोफिल में किस मेटल के कंपाउंड हैं और विटामिन B12 में किस मेटल के कंपाउंड हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, टिक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में पूछा हुआ है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स दिया गया वर्नर्स के द्वारा, जिन्हें हम लोग वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में जानते हैं।
वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो पहले हम यहाँ लिख रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ एक पॉइंट अभी बताते वक्त में क्लियर नहीं हो, लेकिन जब सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट कर लेंगे हम लोग तो सारा पॉइंट जो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी जब हम बोलेंगे कि लिगेंड तो क्वेश्चन दिमाग में आ जाए कि लिगेंड क्या हो गया। जब हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी तो तुरंत दिमाग में आए कि ये प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गया। थोड़ा पेशेंस रखोगे। पहले इसके बारे में वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ये 2 वैलेंसी शो करता है। अभी तक हम लोग सिर्फ एक वैलेंसी के बारे में ही जानते थे, अब यहाँ पर ये 2 वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड होता है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन आगे आपको मिलेगा। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान देना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल 2 तरह का वैलेंसी शो करता है, जो कि बाकी के नॉर्मल कंपाउंड से डिफर करता है। दूसरे वाले पॉइंट में द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज कर सकता है इन नेचर एंड रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर, while the secondary valencies are non-ionizable and related to coordination number of central metal. Central metal के coordination number से related होता है। और फिर 4th point, coordination compound complex compound भी कहा जाता है। ये octahedral होगा, trigonal planar होगा, इनका ज्योमेट्री किस तरीके का होगा, ये इनके कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी पर डिपेंड करता है। ये भी आपको आगे मिलेगा। इसके बाद में एक और कंपाउंड है डबल साल्ट। इसके भी नाम को देखो, डबल यानी कि 2, साल्ट यानी कि 2 अलग अलग केमिकल सब्सटेंस जो ऑलरेडी स्टेबल हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से अगर एक नए केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं देन इट इज कॉल्ड डबल साल्ट। जैसे उसके एग्जांपल में मोर साल्ट, ये आपके 12th के सिलेबस में प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है। अगर प्रैक्टिकल आपके स्कूल में होता है तो वहां पर ये प्रिपरेशन करवाया जाता है 12th स्टैंडर्ड में, मोर साल्ट का प्रिपरेशन। और इनके प्रिपरेशन के लिए आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर रिक्रिस्टलाइज किया जाता है। तो ये इस तरीके से 2 साल्ट के कॉम्बिनेशन से डबल साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। और इनके रिक्रिस्टलाइजेशन यानी कि मिक्स करने के बाद में फिर से इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंसेस हैं, उसके 2-3 पॉइंट्स को हम यहाँ पर लिखवा चुके हैं। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्शियली आयोनाइज्ड, क्योंकि इसका सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी ही आयोनाइज करता है, जबकि डबल साल्ट पूरी तरह से सॉल्यूशन में आयोनाइज कर जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन सॉल्यूशन, क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज करता है तो इसका एक मेजर पार्ट नॉन आयोनाइजेबल होता है और इस वजह से सॉल्यूशन में जाने के बावजूद भी ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। जबकि डबल साल्ट पूरी तरह से आयोनाइज कर जाता है और अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है। आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या हुआ, जो समझो। जैसे मोर साल्ट के प्रिपरेशन में आयरन सल्फेट भी है, अमोनियम सल्फेट भी है, दोनों में सल्फेट लगा हुआ है और ये आयोनाइज कर जाएगा तो आयरन अलग आयोनाइज कर जाएंगे, सल्फेट अलग आयोनाइज कर जाएगा, अमोनियम आयन अलग आयोनाइज कर जाएगा। यानी अब यहाँ कोई ये इनका लिंकेज नहीं है कि कौन सा सल्फेट आयरन सल्फेट से आया है और कौन सा सल्फेट अमोनियम सल्फेट से आया है। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में इसका पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है वो नॉन आयोनाइजेबल है, वो उसी तरीके से जुड़े हुए रहेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल shows primary as well as secondary valency, while in double salt metal shows only primary valency। यानी कि डबल साल्ट में मेटल का नॉर्मल वैलेंसी ही होता है, जैसे कि जनरल कंपाउंड के केस में होता है। तो वो इस वर्नर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद में डिफरेंसेस वाले पार्ट में यहाँ बताया आपको। अब इसके बाद में इसके सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया है। ये नॉन आयोनाइजेबल नेचर का है, यानी कि आयोनाइज नहीं करता है और इनके ऊपर के चार्ज के अनुसार से इसे हम लोग कटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल कर सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ लिखवाए हैं, द नॉन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग सेंट्रल मेटल विथ लिगेंड एंड रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें सेंट्रल मेटल और लिगेंड होगा, वो नीचे वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे।
अभी सिर्फ आप इतना मानोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। अब इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा पार्ट हो गया? सेंट्रल मेटल का डेफिनेशन है द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो सबसे पहला पार्ट आएगा उसी को हम लोग सेंट्रल मेटल कहेंगे। जैसे देखो K4FeCN6 में फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कौन सा है? Fe, तो यहाँ सेंट्रल मेटल हो गया Fe। CONH3 में ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आ गया? कोबाल्ट, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आ जाएगा कोबाल्ट। तो दो पार्ट आप सीखे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट होगा वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसी को हम लोग सेंट्रल मेटल कहते हैं। इस सेंट्रल मेटल के बाद में अब आता है काउंटर आयन। द आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड काउंटर आयन। इट मे बी कटायनिक और एनायनिक, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आइदर लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। जैसे K4FeCN6 में इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पहले में है काउंटर आयन, और दूसरे में CONH3 में इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद में है Cl। तो यहाँ काउंटर आयन हो गया पोटेशियम और यहाँ काउंटर आयन हो गया क्लोरीन। तो वही यहाँ पर K+ और Cl- है। यहाँ पोटेशियम के साथ में 4 लगा हुआ है, वो वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए यूज किया गया है, वो आगे भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ क्लोरीन का नंबर भी 3 दिया हुआ है। ऐसा भी आप देखते होगे क्लोरीन का Cl- ही होता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 हो गया। तो एक में क्लोरीन 1, दूसरे में 2 और फिर इसके बाद वाले में 3। ये क्यों लगा? वैलेंसी के अनुसार से। सोडियम का वैलेंसी 1 तो फार्मूला NaCl, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 तो फार्मूला MgCl2, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 तो फार्मूला AlCl3। लेकिन सब में क्लोराइड आयन यानी Cl- ही है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग K+ और Cl- लिखे हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट को से घिरे हुए पार्ट को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर वाले पार्ट को काउंटर आयन, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसे हम लोग सेंट्रल मेटल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर आता है लिगेंड्स। ये क्या है? द न्यूट्रल और चार्ज स्पेसिस हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम आपको बताया कि जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो लिगेंड कहा जाता है। एंड इट मे बी चार्ज और न्यूट्रल स्पेसिस, ये चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल स्पेसिस भी हो सकता है, आर कॉल्ड लिगेंड। ऑन अकाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द लिगेंड इट कैन बी क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, अनायनिक और कटायनिक। जैसे यहाँ देखो NH3, Cn- और NO+, इन सब में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा डीप में जाना चाहते हो तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखो। 11th क्लास में भी आप पढ़े हैं, NH3 का लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये लिगेंड हुआ। लेकिन इनके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है इसलिए न्यूट्रल लिगेंड हो गया। Cn- में एक निगेटिव चार्ज इसलिए अनायनिक लिगेंड, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है तो कटायनिक लिगेंड। लेकिन अधिकांश लिगेंड जो हमें मिलेगा वो या तो न्यूट्रल होगा या अनायनिक होगा। कटायनिक रेयरली होते हैं, एक्सेप्शनली होते हैं। तो फिर से एक बार, सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर का सबसे पहला एलिमेंट, लिगेंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल के बाद के जितने सारे पार्ट हैं वो सब के सब लिगेंड कहे जाएंगे। काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आयोनाइजेबल नेचर का होता है उसे हम लोग काउंटर आयन करते हैं। अब यहाँ पर इस लिगेंड का ही क्लासिफिकेशन है, आगे भी आपको बताएंगे लिगेंड के लिस्ट में। इनमें नंबर ऑफ डोनर एटम है कि कितने एटम जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके अनुसार से इसे मोनोडिंटेट, डाइडिंटेट, पॉलीडिंटेट में रखते हैं। पॉलीडिंटेट में ट्राइडिंटेट, टेट्राडिंटेट, पेंटाडिंटेट होता है। उसी में एक एग्जांपल यहाँ हेक्साडिंटेट का है। हेक्साडिंटेट का मतलब हो गया ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, EDTA। C2O4 ऑक्सीडेटो कहा जाता है, इसमें 2 डोनर एटम है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए डाइडिंटेट। यानी कि अब आपको किसी लिगेंड को देखना होगा तो 2 तरीका होगा,
पहले चार्ज के अनुसार से वो न्यूट्रल आनायनिक या कैटायनिक होगा। फिर देखेंगे कि अगर वो चार्ज है या न्यूट्रल है, कुछ भी हो, अब डोनर एटम कितने हैं। अब जितने डोनर एटम होंगे उसके अनुसार से मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट। आगे लिगेंड भी आएगा। एक बार फिर से लिगेंड रिपीट करेंगे। इसके बाद का टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फिर आ गया 11th क्लास का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, बिल्कुल वही कंसेप्ट करेंगे। एक बार थोड़ा सा आप देख भी लेना रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि अगले वाले क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पर ही हम लोग काम करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो कंसेप्ट वही होगा जो 11th क्लास में आप पढ़े हैं, उसी का रिपीटेशन होगा। द चार्ज अपीयर ऑन सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इफ ऑल द अदर स्पेसीज आर रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल इन दैट कंपाउंड। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू चूंकि मेटल है, निगेटिव नहीं आएगा, जीरो हो सकता है। तो अगर किसी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है तब उसमें हम लोग उसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कुछ भी हो, +1, +2, +3, तब उसे हम लोग सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। तो इसलिए अगर कभी डाउट लगे, आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर है या नहीं है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए ना तो उसे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे और ना ही सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे, सिंपली उसे हम लोग सेंट्रल मेटल कहते हैं। और जब कंफर्म है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा तो सेंट्रल मेटल एटम। जैसे यहाँ देखो, इस जगह पर इस कंपाउंड में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कोबाल्ट का +3 और NiCO4 में निकल का 0 आया है। तो आप यहाँ जब कहोगे तो कहें कि Fe ये सेंट्रल मेटल आयन है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, लेकिन निकेल सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू 0 आएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड पर डिपेंड करता है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है लिगेंड और मेटल के बीच पर, उस पर डिपेंड करता है। और इसी अनुसार से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे भी। हम लोग पेशेंस रखोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पता है तो हम लोग ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी याद करो। 4th पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर वी कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 4 है तो वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा। जैसे अब यहाँ से तो अंदाज लग जाएगा कि NiCO4 है, यहाँ पर FeCN6, तो लिगेंड का नंबर कितना हो गया 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। उसी को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। तो अब अगर K4FeCN6 कहा जाए तो K4FeCN6 में Fe का प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, और सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसके नंबर ऑफ लिगेंड यानी कि 6 के बराबर हो गया। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया Fe का 2, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया 6। तो अब थोड़ा सा क्लियर होगा। पूरा एक क्लास हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पर लगाएंगे, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखोगे। इसके बाद एक और टर्म आया होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल आइडेंटिकल टाइप ऑफ लिगेंड से जुड़े हुए हों उन्हें होमोलेप्टिक कहा जाएगा, और जहां पर 2 और मोर डिफरेंट लिगेंड हो उन्हें हेट्रोलेप्टिक कहा जाता है। जैसे यहां देखो एग्जांपल में, यहां सिर्फ एक ही लिगेंड है Cl, तो ये एग्जांपल हो गया होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का। जबकि यहां पर 2 लिगेंड है, एक NH3 और दूसरा H2O, इसलिए एग्जांपल हो गया हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का। अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने टर्म्स वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस किए, लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है, काउंटर आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, उन सब को एक जगह पर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बोर्ड पर हमें एक एग्जाम्पल लिखे हैं। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। रीजन ये है कि इसमें सिर्फ एक ही लिगेंड Cn लगा हुआ है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड लगे होते तो उन्हें हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता। अब इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट जो दिख रहा है, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो, इन्हें काउंटर आयन कहा जाता है।
यानी ये पार्ट आ गया काउंटर आ गया। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा उसे हम लोग सेंट्रल मेटल कहते हैं, यानी ये पार्ट आ गया सेंट्रल मेटल। और इस सेंट्रल मेटल के बाद बाकी जितने सारे हैं उन सबको लिगेंड्स कहा जाता है, यानी ये पार्ट हो गया लिगेंड्स। इस K4Fe6 में काउंटर आयोनाइज करता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट नॉन आयोनाइजेबल होता है। इसका क्या मतलब है जो देखो, जैसे अगर हम लोग K4Fe6 को सॉल्यूशन में आयोनाइज करते हैं तो पोटेशियम का नंबर 4 है, तो यहां पर ये हो जाएगा 4K प्लस बाकी का ये सारा पार्ट नॉन आयोनाइजेबल है तो ये ऐसे ही रहेगा Fe6 और इसके ऊपर में 4 माइनस 2, क्योंकि ये देखो पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव आयन ये देगा, पॉजिटिव चार्ज ये देगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज ये दूसरा पार्ट देगा। तो इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो गया 4 प्लस, इसलिए इसके ऊपर में पार्ट हो गया 4 माइनस। तो ये आयोनाइजेबल पार्ट कहा जाता है और इसे हम लोग नॉन आयोनाइजेबल पार्ट कहते हैं। अब इतने के बाद में अगले क्लास में हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो लिस्ट देंगे लिगेंड का उसको आप एक जगह पे जो कॉपी में तो नोट करोगे ही करोगे, एक उसका सीट में भी बनाओगे लिगेंड के लिस्ट का, और वो हमेशा आपको काम देगा प्रैक्टिस करते वक्त, क्योंकि अचानक तुरंत जो लिगेंड का पूरा नाम याद नहीं रहेगा आपको, वो बनाने से होगा। यानी कि कितना ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करते हैं उस बात पर डिपेंड करता है कि लिगेंड का नाम आपके दिमाग में बैठे, लिगेंड का फॉर्मूला, उसके ऊपर का चार्ज, उसका डी डेट, ये वैल्यू याद रखो। तो 2 बार में लिखना होगा, फिर से समझो। एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लिए, वो पूरा का पूरा हो गया, और उसी लिगेंड को आप एक पेज में लिख लोगे। वो पेज यानी कि जब जरूरत पड़े तो सामने में रखेंगे और उससे निकालेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का प्रैक्टिस करेंगे, और जब इस पे कमांड हो जाएगा तो उसके बाद में फिर हम लोग नोमेनक्लेचर और फॉर्मुलेशन